हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास की कक्षा में एक महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये भारतीय इतिहास की सेकंड क्लास है। तो लिखना मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। इसको क्या बोलेंगे? मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज। पिछली कक्षा में हमने देखा था भारतीय इतिहास का काल विभाजन और एक टॉपिक को भी कवर किया था, पूरा पाषाण काल को। ठीक है, पैलियोलिथिक एज को। आज का टॉपिक है हमारा मध्य पाषाण काल या मीसोलिथिक एज। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व, यानी 10,000 बीसी से 8,000 बीसी। लगभग कितने? लगभग 200 सालों का पीरियड है ये। कितना? 2000 सालों का पीरियड है, 10,000 से 8,000। तो इस बीच में जो मानव के जीवन में परिवर्तन आया, हम उनको सबको जानेंगे। मध्य पाषाण काल, सबसे पहले पॉइंट इसमें ध्यान रखना, इस काल में छोटे उपकरणों का प्रयोग करने लगा था मानव। बड़े जानवरों की जगह छोटे जानवरों का शिकार करने लगा था तो मानव शिकारी ही, परंतु उसकी शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आ गया था। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे पहले कि पाषाणकालीन उपकरणों की खोज कहां पर हुई। तो इस काल का जनक माना जाता है सीएल कार्लाइल को। तो पहला पॉइंट लिखना, मध्य पाषाणकालीन, मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की सर्वप्रथम खोज विंध्य क्षेत्र में, विंध्य पर्वत क्षेत्र में किसके द्वारा की गई थी? सीएल कार्लाइल द्वारा की गई थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? विंध्य पर्वत क्षेत्र में। किसके द्वारा? सीएल कार्लाइल के द्वारा की गई थी। जो अपेक्षाकृत क्या थे? छोटे उपकरण थे। ठीक है ना? जो अपेक्षाकृत छोटे उपकरण थे, छोटे उपकरण जो पूरा पाषाण काल है उसके मुकाबले, ठीक ना, छोटे उपकरण थे। तो इस काल को हम माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं, क्योंकि छोटे उपकरण मिले माइक्रोलिथिक। ठीक है ना? तो अगर तुमसे पूछे कि मध्य पाषाण काल का जनक कौन है, जिसने सर्वप्रथम उपकरणों की खोज की, तो जनक इस काल के सीएल कार्लाइल। ठीक है? और इस काल को ही क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथिक एज। एक नाम यह भी पूछा जाता, क्योंकि उपकरण कैसे थे? छोटे। तो इसका एक नाम लिखना, इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। और कारण पूछा क्यों? क्योंकि इस काल के जो उपकरण हैं वो पहले के मुकाबले क्या है? छोटे, लघु या छोटे उपकरणों के कारण। ठीक है? तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ये बीच का काल है, संक्रमण काल, जो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का है। तो इसमें कुछ लक्षण तो पुरा पाषाण काल वाले आएंगे और कुछ आएंगे नव पाषाण काल वाले।
इसलिए इसको संक्रमण काल की भी संज्ञा दी जाती है। तो लिखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को क्या बोला जाता? मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल, संक्रमण काल भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण पुरापाषाण काल के हैं, क्योंकि इस काल की कुछ विशेषताएं, विशेषताएं पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल की हैं और कुछ नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल की। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं? संक्रमण काल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, मानव शिकारी था, परंतु उसके शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आ गया। मानव शिकारी ही था, पिछली वाली की तरह, जो पुरापाषाण काल में था शिकारी ही था, किंतु उसके शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आ गया, तकनीक में परिवर्तन आ गया। ठीक है, यानी जो इस काल में उपकरण बने, छोटे उपकरण, जिसमें त्रिभुज, समलंब, नवचंद्राकार, ये उपकरण थे, जिससे पशुओं को वो उन औजारों को फेंककर उनको मार देता था। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से थे? 3। देखो, त्रिभुज था एक उपकरण, जो पत्थर का बना था, त्रिभुज इस टाइप से। तो ये नुकीली थे, तो इसको ऐसा फेंक के मारेगा छोटे जीवों पर और बड़े जीवों पर, तो त्रिभुज। ठीक है, एक नवचंद्राकार था, जो इस आकृति में था। ठीक है, नवचंद्राकार। ठीक, जो एक सिरा इनका क्या था? नुकीला, दोनों सिरे इधर से ऐसा फेंक के मारे, किसी को भी मार सकता था पशु को। एक समलंब था इस टाइप से, ये सिरे नुकीले इनके। ठीक है, तो किसी भी कोने से किसी भी जानवर को ऐसे मार दिया जाता था। इसको बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र तकनीक। तो तीर कमान वाली तकनीक का विकास इसी काल में हुआ। ठीक है ना, समलंब। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना, इस काल की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। इस काल में ही इसका पशुपालन की शुरुआत हुई। ठीक है, और प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ। तो विशेषताएं लिखना, विशेषताएं। पहला, पशुपालन की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पशुपालन की शुरुआत हुई। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत। दूसरा, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास, यह पूछा जाता, यानी तीर कमान वाली कमान का विकास। और इसी काल में सर्वप्रथम जो लकड़ी की डोंगी या नाव का प्रयोग, लकड़ी की डोंगी या नाव का प्रयोग हुआ पहली बार। तो ये सभी पॉइंट क्या है? पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत हम 2 स्थल पढ़ेंगे, बागौर जो राजस्थान में है और आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है। सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य यहीं पर मिलते हैं। और प्रथम पालतू पशु क्या था? कुत्ता। ठीक है ना, तो पशुपालन की शुरुआत हुई, लिख सकते हो, प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। और अभी वो स्थल पढ़ेंगे हम जहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले इस काल में। ठीक है, अभी तक हमने मध्य पाषाण काल के बारे में कितना पॉइंट जाना? इसकी उपकरणों की खोज सीएल कार्लाइल द्वारा की गई थी विंध्य पर्वत क्षेत्र में।
ठीक है। इस काल को माइक्रोलिथिक एज बोलते हैं क्योंकि उपकरण क्या थे, छोटे थे। इस काल को संक्रमण काल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ लक्षण पुरापाषाण काल के हैं और कुछ नवपाषाण काल के हैं। मानव था तो शिकारी ही और खाद्य उत्पादक अभी बना नहीं है, वही था खाद्य संग्राहक ही, और परंतु उसके शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आ गया। वह मानव अब छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगा, पशु पक्षियों का भी शिकार करने लगा बड़े जानवरों की अपेक्षा। तो ये सब किसके, इस काल के लक्षण हैं। यहीं पर लिख सकते हैं छोटे जानवरों का भी शिकार, छोटे जानवरों एवं पक्षियों का भी शिकार करने लगा मानव, पक्षियों का शिकार। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। और ये भी हिमयुग का ही काल है, अभी हिमयुग की समाप्ति नहीं हुई है, तो इसका नोट डाउन करो पहले इसको, फिर हम मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। ये बिल्कुल आसान भाषा में इतना कवर कर लेंगे आप, तो आपसे किसी भी एग्जाम में प्रश्न मुश्किल से ही छूटेगा। ठीक है ना, तो इतना कम से कम आपको याद करना है। और फिर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर तुम मेंस की मुख्य परीक्षा की तैयारी करोगे, पीसीएस की, तो इसमें तुम्हें बुक में से अच्छा समझ में आएगा जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है ना, इतना पढ़ने के बाद। तो अगला लिखना मध्य पाषाण कालीन प्रमुख स्थल। तो मध्य पाषाण कालीन, पाषाण काल के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। ठीक है, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। तो इसमें हम पहले एक भारत का क्या बना लेते हैं, रफली डायग्राम बना लेते हैं भारत के नक्शे का। हम स्थल देखते जाएंगे और उसकी लोकेशन देखते जाएंगे मैप में। ठीक है, ये भारत का रफली एक हमने डायग्राम बना लिया है, ये इधर श्रीलंका। ठीक, अब देखो एक एक स्थल के बारे में पढ़ेंगे हम। पहला स्थल देखेंगे, नंबर 1 नोट करना, सराय नहर, सराय नहर। ठीक है, सराय नहर। और ये स्थल कहां पर है, ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। ठीक है, तो इसको हम मैप में दिखा सकते हैं, सराय नहर, सराय नहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थल है। पूछा जाएगा कि इस स्थल से हमें क्या जानकारी मिली है। ठीक है, तो इस स्थल से हमको 37 नरकंकाल मिले एक जगह। कितने, 37। तो इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि यहां पर सामूहिक रूप से हत्या की गई थी या किसी बाह्य आक्रमण का की भी जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखना, सराय नहर में क्या जानकारी मिली है, सराय नहर में 37 नरकंकाल प्राप्त हुए। ठीक है, इससे किसका अंदाजा लगेगा, ये नरकंकाल क्षति विक्षिप्त अवस्था में थे। ठीक है ना, क्षति विक्षिप्त अवस्था में, जैसे किसी ने मार के इनको घेरा हो। ठीक है ना, अवस्था में। किसकी जानकारी मिली है इससे, सामूहिक आक्रमण की जानकारी मिली। पूछा जाता है एग्जाम में, सामूहिक आक्रमण यानी किसी ने इन पर आक्रमण करा और इनको एक साथ मारा, आक्रमण की जानकारी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, यहीं पर दूसरा जो हमको मिले हैं सराय नहर में, वो स्तंभ गर्त, और लिखना गर्त चूल्हे, स्तंभ गर्त। ठीक है ना, यानी घर के आंगन में गड्ढे, घर के आंगन में गड्ढे।
ठीक है। और दूसरा गर्त चूले, ठीक है, गर्त चूले। तो ये जानकारी हमें किससे मिली है? सराय नहर से, जो कहां पर है स्थल? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। सामूहिक बाह्य आक्रमण की जानकारी, स्तंभ गर्त, घर के आंगन में गड्ढे, तो ये सभी जानकारी हमें किससे मिली है? सराय नहर से। ध्यान देना, दूसरा स्थल इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है महादहा, और इसी में एक नोट भी कर लेना, एक और पॉइंट, एक ही कब्र में 4 नरकंकाल भी मिले, तो 4 एक ही कब्र में, ये पॉइंट भी रख लेना, 4 नरकंकाल, ठीक है, नरकंकाल। दूसरा स्थल याद करना महादहा, महादहा, ठीक है, महादहा। ये भी कहां पर है? ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है। महादहा से हमें क्या जानकारी मिली है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता कि क्योंकि मध्य पाषाण काल में पत्थर की जगह वो हड्डी के उपकरण भी बनने लगे, तो यहां पर हड्डी के आभूषण, हड्डी से निर्मित आभूषण मिले। तो पहला, हड्डी एवं पत्थर से निर्मित, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्मित आभूषण प्राप्त हुए, आभूषण, ठीक है। महादहा से ही युगल सावधान प्राप्त हुआ, जिससे क्या अनुमान लगाया गया कि यहां पर सती प्रथा प्रचलन में थी। तो भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य महादहा से ही प्राप्त होता, ठीक है ना, लिखित साक्ष्य नहीं, अनुमान के आधार पर। तो लिखना युगल सावधान, ठीक है, जिससे भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा यानी पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सती कर दिया जाता था, या तो वो स्वेच्छा से सती हो जाए या फिर जबरदस्ती भी, सती प्रथा के साक्ष्य यहीं से, ठीक है, यह पॉइंट याद रखना। और स्तंभ गर्त और गर्त चूल्हे भी यहीं से मिले, यहां से भी वो मिले, स्तंभ गर्त व गर्त चूल्हे, ये भी यहां पर भी मिले, ठीक है। तो अभी तक हमने मध्य पाषाणकालीन 2 स्थलों के बारे में पढ़ा, सराय नहर और महादहा। दोनों कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है महादहा, ठीक है, यूपी, और ये भी यूपी, ठीक है। तीसरा जो, इनको नोट डाउन करें, फिर हम तीसरे स्थल के बारे में पढ़ेंगे, दमदमा। तो नोट करें इसको, एक तीसरा स्थल याद रखना आपको, दमदमा। नंबर 3 दमदमा, दमदमा, ठीक है। ये भी कहां पर है? ये भी प्रतापगढ़ क्षेत्र, यूपी, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसको भी यहां पर मैप में दिखा सकते हैं, दमदमा, ये पूछे जाते हैं यूपी, ठीक है। देखो इसमें हमें क्या जानकारी मिली है दमदमा से, पहले ध्यान रखना, 41 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने? 41 नरकंकाल, पहला। और एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक ही कब्र में 3 नरकंकाल, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना, 3 लोग एक ही साथ दमदमा में। तो अभी तक हमने मध्य पाषाण काल के 3 स्थलों के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला स्थल सराय नहर, दूसरा स्थल महादहा और तीसरा स्थल दमदमा उत्तर प्रदेश, ठीक है।
ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में है, इनको याद रखना है। चौथा स्थल जो आपको याद रखना है मध्य पाषाण काल का, वो है सांभर। सांभर, और ये स्थल है राजस्थान में। सांभर राजस्थान। देखो सर्वप्रथम विश्व में और भारत में भी किसके वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए, ठीक है ना। यानी वृक्ष लगाने के प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाए वनस्पति या वृक्ष लगाने के, तो नोट लिखना सर्वप्रथम वनस्पति या वृक्ष लगाने के, वनस्पति या वृक्ष लगाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये लिख लेना। पांचवा बागोर। बागोर कहां पर है? राजस्थान। बागोर राजस्थान, ठीक है। बागोर राजस्थान में, यहां पर प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य है, ठीक है ना। तो प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य जो किसकी, जो मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। तो इन स्थलों में हम सांभर और बागोर, ठीक है ना, राजस्थान में। तो ये भी याद रखना। अगला नंबर 6 जो इसमें आपको याद रखना है आदमगढ़। आदमगढ़, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, यहां पर भी प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ एमपी, ठीक है। और ये दोनों स्थल कहां पर थे? राजस्थान में। राजस्थान। तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, या तो देखो दोनों विकल्प दे था कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहां पर मिले, तो बागोर और आदमगढ़, या फिर एक ऑप्शन देगा इनमें से, ठीक है। तो दोनों को आप याद रखना, बागोर और आदमगढ़। इसी में नंबर 7 जो आपको याद रखना है लेखैया। लेखैया एक स्थान है, लेखैया, और ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। विंध्य क्षेत्र में है। विंध्य क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा नरकंकाल, मानव कंकाल यहीं से प्राप्त हुए। तो लिखना विंध्य क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र में स्थित सर्वाधिक क्या हुए? सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए। और कल मैंने बताया था कि पुरापाषाण काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल कहां पर है? सर्वप्रथम मानव कंकाल नर्मदा घाटी में स्थित एक जगह थी हथनोरा, वहां पर मिला था, ठीक है। और एक इसमें याद रखना, मध्य पाषाण काल में आपको स्थल लंगनाज। लंगनाज ये पूछ लिया जाता है, लंगनाज भी। और इसकी केवल उपस्थिति याद रखना आप, गुजरात में है। ये कहां पर है? गुजरात, ठीक है। तो ये एक याद रखना लंगनाज, ठीक है। तो हमने मध्य पाषाण काल के कितने स्थल के बारे में जाना? हमने 8 स्थल पढ़े, जिसमें से एक ये विंध्य क्षेत्र में था, कौन सा? लेखैया। लेखैया यूपी, ठीक है। तो ये याद रखना 4 यूपी में है और 2 राजस्थान में, सांभर और बागौर, एक एमपी में आदमगढ़ और एक लंगनाज गुजरात में, ठीक है। तो ये सभी आप स्थल याद कर लेना, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल का है। जो डिटेल से पूछेगा तो पुरा पाषाण काल का कौन सा है, मध्य पाषाण काल का कौन सा है, नव पाषाण काल का। ये सिंपल पूछ लेगा प्रागैतिहासिक या पाषाणकालीन स्थल, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद करना, इसको नोट करें, फिर हम नव पाषाण काल के बारे में देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें।
ठीक है। अब हम लिखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसको मिटाएं ऊपर से भी। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसकी अवधि यानी इसका दूसरा नाम क्या था? नियोलिथिक एज, नियोलिथिक, इसको नियोलिथिक एज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 8000 बीसी से 6000 बीसी, 8000 ईसा पूर्व से 6000 बीसी, 6000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये याद रखना इसका टाइम पीरियड नवपाषाण काल का, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, सर्वप्रथम नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग करा था सर जॉन लुबाक ने। तो सर्वप्रथम नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किसने करा था? सर जॉन लुबाक। पहला क्वेश्चन ये याद रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें आपको याद रखना है कि इसको नवपाषाण कालीन क्रांति की, क्योंकि ये महान परिवर्तन का काल है। इस काल में मानव में अनेक परिवर्तन आए, मानव के जीवन में, जैसे कि वो खेती करना सीख गया, स्थायी निवास आ गया, ठीक है। तो ये महान परिवर्तन का काल है। क्या है? महान परिवर्तन का काल। इसलिए इसको किसने? गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा है? नवपाषाण कालीन क्रांति। क्या नाम दिया? नवपाषाण कालीन क्रांति। तो एक ये रिवोल्यूशन आया, ठीक है ना, क्योंकि मानव के जीवन में अनेक परिवर्तन आए, ठीक है, जो इससे पहले नहीं थे। तो इसमें गार्डन चाइल्ड ने इसको क्या कहा है? नवपाषाण कालीन क्रांति की संज्ञा दी है। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कहा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। अगला जो पॉइंट इसमें याद रखना, मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। सबसे पहले ध्यान रखना, वो कृषि, मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। और जब खेती करना प्रारंभ करा तो फसल उगने में 1 साल या 6 महीने लगते हैं। तो वहीं पर उसने स्थायी निवास की नींव डाली, ठीक है। तो पहला लिखना विशेषताएं इसकी, नवपाषाण काल की विशेषताएं लिखना, विशेषताएं। तो पहली विशेषता याद रखनी है आपको, कृषि की शुरुआत हुई, ठीक है, कृषि की शुरुआत हुई। दूसरा याद रखना, कृषि के साथ साथ कृषि की शुरुआत हुई और स्थायी निवास, यानी मानव एक जगह घर बनाकर रहने लगा। अब खाना बदोशी जीवन नहीं, एक जगह घर बनाकर रहने लगा, जिससे किसका विकास हुआ? और ये घर कच्ची ईंट के बने होते थे। किससे? कच्ची ईंट से, पक्की से नहीं पूछा जाता। और आयताकार थे, आयताकार घर मानव बनाने लगा, ठीक है। गांवों का विकास हुआ। अब जब एक जगह रहने लगे तो किसका? गांवों का विकास हुआ, ठीक है। अब क्योंकि खेती करने लगा तो अनाज को भंडारण करने के लिए बर्तनों की आवश्यकता हुई, तो उसने मृदभांड तकनीक सीखी, मिट्टी बनाने की कला। तो मिट्टी बनाने की कला का प्रारंभ हुआ, ठीक है। यानी वो मृदभांड तकनीक के बारे में जान गया, मृदभांड तकनीक, ठीक है। यह पॉइंट याद रखना। और नंबर 5 विशेषता, ये सभी पूछी जाती हैं। अब मानव आग का प्रयोग करना सीख गया, ठीक है ना। तो मानव द्वारा आग का प्रयोग किए जाने लगा।
किया जाने लगा। ठीक है, जबकि आग की खोज पुरापाषाण काल में हो गई थी। ठीक है, वो ठंड से बचने के लिए, मांस को पकाने के लिए आग का प्रयोग करने लगा इस काल में। ठीक है, तो ये प्रमुख विशेषताएं थी किसकी? नवपाषाण काल की, क्योंकि मानव के जीवन में एकाएक महान परिवर्तन हुए, इसलिए इसको नवपाषाण कालीन क्रांति की संज्ञा दी किसने? गार्डन चाइल्ड ने। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषि की शुरुआत, स्थायी निवास, ये सब, गांवों का विकास, मिट्टी बनाने की कला, मानव द्वारा आग का प्रयोग, ये सब किसकी विशेषताएं हैं? और अब वो पशुपालन भी बड़े पैमाने पर करने लगा। तो ये सभी नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो नोट करें इनको। तो इसमें लिखना नवपाषाण कालीन स्थल या नियोलिथिक एज के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल जहां से सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम, पहले देखेंगे। ठीक है, तो पहला स्थल देखेंगे हम, एक स्थल मेहरगढ़। देखो मेहरगढ़ यहां पर, ये पाकिस्तान है। ठीक है, और यहां पर एक उसका प्रांत है बलूचिस्तान। तो यहां पर एक स्थल है मेहरगढ़, मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत में। तो लिखना पहला मेहरगढ़, मेहरगढ़। ठीक है, और ये कहां पर है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। देखो सबसे पहले ऐसा बताया जाता था कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए, तो अब नहीं, क्योंकि अब एक नया स्थल लहुरा देव खोज लिया गया। कहां पर? संत कबीरदास नगर, यूपी में। ठीक है, तो पहला लिखना यहां से, यहां से यहां से लिखना प्राचीनतम स्थायी निवास, यानी ये प्रथम निवास की प्रथम बस्ती थी, जिसको प्रथम बस्ती माना गया निवास की, निवास की जानकारी। ठीक है, जानकारी। दूसरा पॉइंट लिखना प्राचीनतम कृषि की जानकारी का पहला स्थल, जानकारी गेहूं की, गेहूं की खेती, जौ की खेती। ठीक है, जौ आदि की खेती, खेती। इसको क्या बोलते थे? इसको गेहूं का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता था। इसका नाम रोटी की डलिया, परंतु अब नहीं है। ठीक है, अब नोट करके लिख लेना, नोट करके, नोट। वर्तमान में, वर्तमान में कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य, साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लहुरा देव, ये याद रखना, लहुरा देव से मिले हैं, से मिले हैं। और कौन सी खेती? धान की। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सर्वप्रथम अनाज की जानकारी कहां पर मिली है, तो अब आंसर दोगे लहुरा देव से। ठीक है ना, आंसर क्या दोगे? लहुरा देव। अगर किसी कारणवश लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको आंसर वही मेहरगढ़ चुनना है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन दिए हो, मेहरगढ़ और लहुरा देव, तो अब लहुरा देव को सबसे प्राचीनतम क्या माना गया? कृषि के साक्ष्य, अनाज के साक्ष्य कहां से? लहुरा देव से। तो यहां पर धान की खेती के साक्ष्य मिले, किसके? धान की। ठीक है, अब यहीं पर देखो ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे प्राचीनतम अनाज कौन सा है, तो जौ। तो लिखना सबसे
प्राचीन अनाज, अनाज कौन सा है? जौ, ठीक है ना, जौ। और पूछा जाए दक्षिण भारत में उगाने वाली प्रथम फसल, तो दक्षिण भारत में ये दोनों नोट करके लिख लेना पॉइंटों को। भारत में उगाई जाने वाली प्रथम फसल वो रागी है। रागी या मिलेट, रागी या इसको बोलेंगे मिलेट। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसके हमने किसके बारे में जाना? मेहरगढ़, जो कहां पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। स्थायी निवास की प्रथम बस्ती थी ये, क्या थी? इसको प्रथम बस्ती है, ऐसे भी पूछा हुआ है। प्रथम बस्ती कौन सी थी? ठीक है। यहां पर क्या मिला है? प्राचीनतम कृषि की जानकारी मिली है, जो रोटी की डलिया थी। वर्तमान में, अब नोट करके लिखना, वर्तमान में कौन सा स्थल है? लहुरा देव। और सबसे प्राचीन अनाज जो है, दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली प्रथम फसल क्या है? रागी या मिलेट। तो इसको भी याद रखना, इसको नोट करें, फिर हम दूसरे स्थल को पढ़ेंगे। अभी तक हमने एक स्थल देखा नवपाषाण काल का, मेहरगढ़। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेहरगढ़ से। दूसरा स्थल जो हम देखेंगे, अब हम कश्मीर के दो स्थलों को देखेंगे। एक स्थल देखेंगे कश्मीर में बुर्जहोम, और दूसरा देखेंगे गुफकराल, ठीक है। तो पहला लिखना बुर्जहोम, ये नंबर 2 पर बुर्जहोम। बुर्जहोम मतलब ये बुर्ज एक वृक्ष है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ बुर्जहोम। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और यहां पर जानकारी क्या मिली है, जो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, मानव और कुत्ते के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य। तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है कहां से ये जानकारी मिली है, क्योंकि प्रथम पशु क्या था? कुत्ता, ठीक है। कुत्ते को ऐसे ही वफादार जानवर नहीं कहते, ये प्राचीन काल से ही भारत के साथ है, ध्यान रखना। तो दूसरा गर्तावास, यानी गड्ढों में घर, गड्ढों में मानव रहता था, गड्ढों में आवास के साक्ष्य भी कहां से मिले? बुर्जहोम से। तो दो जानकारी हमको याद रखनी है, किसके बारे में? बुर्जहोम के बारे में। तीसरा स्थल गुफकराल, इसका सामान्य अर्थ क्या होता? कुम्हार की गुफा, ये इसका सामान्य अर्थ है। और ये कहां पर? ये भी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला? गुफकराल से पूछा जाए, हमें यहां पर हड्डी से बने उपकरण मिले। क्या मिले? हड्डी से बने उपकरण की प्राप्त हुई। और दूसरा जो याद रखना, इसमें यहां पर भी गर्तावास मिले, गुफकराल में भी गर्तावास, ठीक है। चौथा स्थल जो हम इसमें देखेंगे, ठीक है, लहुरा देव, ठीक है। और ये कहां पर है? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं हम इसको, लहुरा देव, ठीक है। तो इसमें याद रखना प्राचीनतम, अब यही है सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, यहीं पर मिले, ठीक है। और कौन सी खेती? धान की खेती के साक्ष्य, ठीक है। एक स्थल यूपी में ही याद रखना आपको, नंबर 5। अब यूपी के स्थल हम देखेंगे, जिसमें 3 स्थल बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में मिलेंगे, 3, कोल्ढीवा, चौपानी मांडो
और एक देखेंगे महागोरा। महागोरा ये तीनों स्थल बेलन नदी घाटी, नदी घाटी यूपी, ठीक है, इलाहाबाद के पास, ठीक है। तो अगला लिखना कोलडीवा। कोलडीवा एड्रेस क्या लिखेंगे, बेलन नदी घाटी, घाटी इलाहाबाद, अब प्रयागराज, ठीक है, यूपी। यहां से क्या मिले कोलडीवा से, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। नंबर 6 देखेंगे हम, जो यूपी में ही है और बेलन नदी घाटी में ही, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, ठीक है, चौपानी मांडो। ये भी, इसका भी सेम एड्रेस है, बेलन नदी घाटी इलाहाबाद यूपी। और साक्ष्य किस चीज के मिले, साक्ष्य मृद भांड के, प्राचीनतम साक्ष्य जो मिट्टी के बर्तन है, ठीक है, प्राचीनतम मृद भांड, मृद भांड या मिट्टी के बर्तन बोल सकते हो ना, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य, ठीक है। तो इसको नोट करना, ठीक है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाना और गर्तावास। गुफकराल कुम्हार की गुफा, इसका सामान्य अर्थ है जम्मू कश्मीर, हड्डी से बने उपकरण और गर्तावास। लहुरा देव सबसे ज्यादा प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य यहीं से मिले, जो धान की खेती के। कोलडीवा से चावल के साक्ष्य, चौपानी मांडो से प्राचीनतम मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य। इनको नोट करें, फिर हम पढ़ेंगे अन्य स्थल, नोट करें ना। इन स्थलों को एक एक करके याद करना, फिर हम एक वीडियो भी बना देंगे जो पाषाण काल के सारे स्थल हैं, जिसमें हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को सबको एक साथ देख लेंगे, ठीक है। तो अगला स्थल महागोरा, नंबर 7 महागोरा। महागोरा, ठीक है। महागोरा कहां पर, यह भी इलाहाबाद के पास है, यूपी, ठीक है। यहां से प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले, गाय पालन के। तो प्राचीनतम, देखो गोरा में ही गाय शब्द छुपा हुआ है, इससे याद कर लेना, प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य, गौशाला के साक्ष्य, ठीक है। अगला स्थल नंबर 8 जो आपको याद करना, बिहार में, कहां पर, बिहार, चिरांद। चिरांद ये बिहार में जगह है, ठीक है। तो चिरांद बिहार में है ये जगह। और क्या जानकारी मिली चिरांद से, हड्डी के साक्ष्य, हड्डी के साक्ष्य, और हिरन की हड्डी, ऐसा बताया जाता है, किसकी, हिरन की हड्डी। तो ये भी याद रखना, चिरांद। नंबर 9 आपको एक स्थान याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ, कर्नाटक में संगन कल्लू, संगन कल्लू, ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो लिखना संगन कल्लू, संगन कल्लू। पूछा जाए कहां पर है, कर्नाटक। ये सीधा पूछा हुआ सवाल एग्जाम में। यहां से राक का टीला मिला, राक का टीला, ठीक है। तो याद रखना। एक स्थान कर्नाटक में ही और याद रखना आपको, बेलोरी, बेलोरी, ठीक है। तो नंबर 10 बेलोरी, बेलोरी ये भी कहां पर है, कर्नाटक, कर्नाटक में है ये भी। और ये दक्षिण भारत का क्या है, नवपाषाण कालीन का प्रारूप स्थल है, यानी सभी स्थल इसी प्रकार के थे नवपाषाण काल के दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में स्थित, भारत में स्थित
दक्षिण भारत में स्थित नवपाषाण काल का प्रारूप स्थल। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। तो आज की क्लास में हमने दो टॉपिक कवर करे, मध्य पाषाण काल और उसकी विशेषताएं और उसके प्रमुख स्थल, और दूसरा नवपाषाण काल, उसके स्थल और उसकी विशेषताएं। इन सभी को आप अच्छे से याद करना, ठीक है ना, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा एक चैप्टर खत्म हुआ जिसमें हमने किसको पढ़ा, जिसमें हमने देखा पुरा पाषाण काल, ठीक है ना, पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनको देखा। अब एक सवाल आपके लिए है जो एसएससी में एक बार पूछा हुआ है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि उस पुरा पाषाण काल स्थल का नाम बताना है, पुरा पाषाण काल का काल स्थल का नाम बताना है जहां पर प्राचीनतम शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच के अंडे के साक्ष्य मिले हैं, अंडे के साक्ष्य। वो कौन सा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का स्थल है। तो ये आंसर आपको किसमें देना, कमेंट बॉक्स में इसका, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हमारी एक टॉपिक खत्म हुआ पाषाण काल पूरी तरह से, ठीक है ना। फिर हम अगली कक्षा में ताम्र पाषाण काल के बारे में जानेंगे। आप इसको अच्छे से याद करना, बार बार रिवाइज करना। थोड़ा नाम इसमें जटिल है क्योंकि कभी ये इतिहास में अब लोग बाग मोस्टली सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी सवाल अब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जिसमें भीमबेटका से सवाल बार बार आ जाता है, हथनोरा से आता है, ठीक है, चिरांद से, बागौर आदमगढ़ से, ये सभी स्थल याद करने हैं आपको अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद।